यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ इसराइल के बारे में। सबसे बड़ी न्यूज जो इसराइल की आई है अभी, वो आई है कि जो 12 साल से प्रधानमंत्री रह चुके बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार गिर गई है और उनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। गाइस, ये मामला क्या है और क्यों हुआ है, ये आपको मैं इस टॉपिक पे बताना चाहता हूँ। क्यों ये इम्पोर्टेंट मामला है और क्यों ये इम्पोर्टेंस रखता है। गाइस, इसका इम्पोर्टेंस भारत के साथ क्यों है इतना और क्यों हमें इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे मेरा चैनल जो है वो ऐसे न्यूज को टच करता है या ऐसे टॉपिक्स में उठाता हूँ जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे सामाजिक स्तर पर या हमारे पर्सनल स्तर पर हमें इफेक्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, जो भारत के काफी घनिष्ठ मित्र रहे हैं और काफी भारत के मुसीबत के समय, जब भी भारत कभी मुसीबत में रहा है, तो वो आगे फोर फ्रंट पे आकर एक देश के नाते उन्होंने भारत की मदद की थी। जो देश होता है उसकी जो नीति होती है वो एक प्रधानमंत्री तय करता है। इसीलिए दो प्रधानमंत्री के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो दो देश के बीच में भी रिश्ते होते हैं। इसलिए जो नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट, वो किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह की उनकी विचारधारा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यदि उनकी विचारधारा भारत विरोधी या फिर किसी और तरह की है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, उनकी प्रायोरिटीज में कुछ और आगे आता है और विदेशी संबंधों में भारत यदि उसमें काउंट नहीं करता है, तो ये भारत को इफेक्ट कर सकती है सुरक्षा के मामले में। जैसे कि भारत, हम जानते हैं कि काफी दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान जो हमारे लेफ्ट साइड में है, ऊपर चाइना है जो हमें सी के थ्रू और लैंड के थ्रू इंसर्कल करके हमें दबाव डालना चाहता है, हमारे जमीनों पे कब्जा करना चाहता है। इन दो बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी की हमेशा हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये नए प्रधानमंत्री कौन है और ये क्यों हुआ। उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप गेमिंग के फैंस हैं तो आप गेमिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उनके काफी घनिष्ठ संबंध हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी से थे और काफी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वो हमें भारत को मुहैया कराते रहते थे। जिस तरह से भारत आतंकवाद का सामना करता है, उसी तरह से इजराइल भी काफी दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, हॉस्टाइल देशों से घिरा हुआ है और उसे भी आतंकवाद का सामना करते रहना पड़ता है। एक अकेला छोटा सा ज्यूइश राष्ट्र जो सारे इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, उसे कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप सोच के देख सकते हैं किस तरह से हमें सामना करना पड़ता है। इजराइल एक काफी महत्वपूर्ण देश है जो एक तरह से रशिया को मिडिल ईस्ट में उसकी हस्तक्षेप को बैलेंस करता है, वहीं पे ईरान पे चेक रखता है। उसी तरह से भारत के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट देश है और हमारे काफी घनिष्ठ संबंध भारत और इजराइल के बीच में रहे हैं। गाइस, बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल दिख रहा था कि किस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और किस तरह से 2019 से लेके अब तक 3 इलेक्शंस हो चुके थे इजराइल में और तीनों बार बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। बट अभी हुआ क्या कि कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इजराइल का और हमास का, किस तरह से हमास ने रॉकेटों के द्वारा इजराइल पे हमला कर दिया था और किस तरह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ी एक न्यूज बन गई थी। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली, दो राष्ट्रों के प्रमुख की जो एक रिलेशन होती है उसी पर आधारित होता है किस तरह से दो राष्ट्र एक तरह से संबंध रखते हैं। वो बात मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ा या उनकी सरकार चली गई। जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया कि जो इलीगली पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उनके बारे में निर्णय दिया कि आप उन्हें निकाल तो नहीं सकते, आप उनसे भाड़ा जरूर वसूल कर सकते हैं, आप उनसे रेंट जरूर वसूल कर सकते हैं। इसी बात पे वहां पे काफी विरोध होने लगे और इसी में इजराइल पुलिस को जब मालूम पड़ा कि काफी ऐसे उग्र तत्व अल-अक्सा मस्जिद में जमा होकर पत्थर जमा कर रहे हैं, तो वो इंटर करती है और उसी के खिलाफ हमास ने वार्निंग दी कि आप उधर इंटर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी ज्यूइश को अल-अक्सा मस्जिद में इंटर करने की आजादी नहीं है। और वो वार्निंग देके उन्होंने तुरंत 1000 मिसाइल्स तुरंत दाग दी और जिसमें काफी नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा। और फिर आप सब जानते ही हैं किस तरह से इजराइल ने हमास के पूरे लीडरशिप को खत्म करने का एक वादा किया, जो कि आप मेरे वीडियो को
इसराइल की जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से मैंने समझाया है सारे प्रूफ के साथ, और कैसा मामला था, किस तरह से झगड़ा हुआ, और काफी इंटरनेशनल तनाव बढ़ गया था। तो इसमें जो बात थी कि किस तरह से ज्यूइश सेटलमेंट है, जो ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, वहां पे जो ज्यूइश रहते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और वहां पे उस तरह से जो पैलेस्टीन रहते हैं वहां के उनकी जमीन खाली करवाना, इस तरह से काफी वहां पे कंट्रोवर्सीज चल रही थी। और उसी में हमास के लोग गाजा से हमला कर देते हैं, काफी मिसाइल से हमला करते हैं, और इसराइल वहां पे इंटर करता है और वहां पे उनके काफी बिल्डिंगों को और काफी आतंकवादियों को वहां पे वो खत्म करते हैं। ये काफी इंटरनेशनलाइज्ड हो गया था, और इसी में इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में काफी प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। काफी देशों ने इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध, नए नए प्रतिबंध लगाने की एक तरह से प्रस्ताव भी लाया था। उसमें भारत अब्सटेन रहा था, बट भारत का एक बयान जो कि इसराइल को सपोर्ट करता था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो गाजा का हमास है उससे अपनी अटैक बंद करना चाहिए। एक तरह से भारत ने पैलेस्टाइन को कंडेम करते हुए इसराइल को सपोर्ट दिखाया था, बट वोटिंग में वो एब्सेंट थे। जो मैंने कहा था ना, जो दो राष्ट्रों के जो प्रमुख के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से दो राष्ट्रों के संबंध चलेंगे। जब तक ट्रम्प थे तब तक वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करते थे, और उन्होंने ही अब्राहम अकॉर्ड किया था। जब तक राष्ट्रपति ट्रम्प थे तब तक इसराइल को फुल सपोर्ट था, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और ये लोग ठीक थे। बट हुआ क्या कि जो लेफ्टिस्ट सपोर्ट से राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, वो ओबामा की ही नीति पर चलते हुए इसराइल को कंटेन करने के लिए, इसराइल की हेल्प कम करने की अपने विचारधारा पे ये कायम थे। मुझे ऐसा शक है कि काफी ये अमेरिका का हाथ है कि किस तरह से अपोजिशन पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने मिलकर ये एक कूप किया, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा, और उनकी सरकार गिर गई। उनके हाथ से प्रधानमंत्री का पद छिन गया। और ये जो नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने कई पार्टियों के साथ मिलकर बेसिकली एक सीट शेयरिंग समझौता करके कि कुछ सालों के लिए ये प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके बाद ये रिलेटेड पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। गाइस, अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा मैं बात करना चाहता हूं। ये तो प्रेमाइस हो गया। मेन मुद्दा है कि नेफ्ताली बेनेट किस तरह के व्यक्ति हैं, और किस तरह से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ इसराइल के रिश्ते रहेंगे, और किस तरह से इसराइल और भारत के रिश्तों में एक बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। क्या इसराइल का रुख होगा पैलेस्टीन के बारे में, ईस्ट जेरूसलम के बारे में, गोलान हाइट्स के बारे में, वेस्ट बैंक के बारे में, और गाजा के बारे में। गाइस, जो नेफ्ताली बेनेट है ये सेल्फ मेड मिलियनियर है, ये यूएस बॉर्न है। इन्होंने एक टेक फर्म स्टार्टअप किया था जिसका नाम था सायोटा, उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा। ये काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, यहाँ तक कि एक बार रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे थे ये, और इन्हें पॉलिटिक्स में काफी एक्सपीरियंस हो गया और इनकी काफी पहुंच बन गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ है कि ये किस तरह से अमेरिकी मूल के ज्यूइश व्यक्ति को पुश करके उन्हें इसराइल का पीएम बनाया है, ताकि इसराइल जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के अंतर्गत हमेशा वो अपने हिसाब से काम करते थे, जो अमेरिका हर देशों में अपने ही पसंद के आदमी को प्रधानमंत्री या फिर फाइनेंस मंत्री या रक्षा मंत्री बनाने की एक कोशिश करते रहता है, इंटरफेरेंस करते रहता है, वहां के पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते रहता है। और मुझे यही लगता है कि नेफ्ताली बेनेट भी अमेरिकी इन्फ्लुएंस्ड और जो बाइडेन से मिलजुल के ही काम करने वाले हैं, और वे जो भी डायरेक्शन अमेरिका देगा उसे वो फॉलो करेंगे। उन्हें कहा तो जाता है कि काफी फार राइट विचारधारा के हैं, और उनका यह मानना है कि ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में जो ज्यूइश सेटलमेंट है उन्हें कायम ही रखना चाहिए, और जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं उन्हें वहां से हटाना चाहिए। और उनकी विचारधारा है कि यदि जो भी एक पैलेस्टीन स्टेट की जो संरचना की जाएगी वो इसराइल के लिए काफी खतरनाक होगी, और इसराइल की सिक्योरिटी को काफी उससे खतरा बढ़ जाएगा। तो उनकी जो विचारधारा, उनके जो वक्तव्य है और उनके जो बारे में पढ़ रहा हूं, उससे लगता है कि वो काफी फार राइट विचारधारा के हैं, और वो चाहते हैं कि जो पूरा जेरूसलम इसराइल के अंतर्गत आ जाए और उसमें पूरे ज्यूइश सेटलमेंट वो करा दे, और वहां से पैलेस्टीनियंस को हटा दे और उनको सिर्फ शायद गाजा में भेज दे। तो गाइस, ये तो इनके बारे में मुझे पता लगी बातें, पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया कि जो फर्स्ट टाइम जो कई सालों से कंट्रोवर्शियल इंटेलिजेंस डाटा गैदरिंग चालू थी
फलस्तीन हाउसेस के बारे में, उसे उन्होंने रुकवा दिया है। तो जो उनके बारे में जो मत है और वो जो कर रहे हैं उसमें काफी फर्क है, और उन्हें इस्लामिक संगठनों का भी हाथ है इनके प्रधानमंत्री बनने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें काफी घपला है। जो दो राष्ट्रों के बीच में जो एक संबंध होने चाहिए भारत और इजराइल के बीच में, मुझे लगता है इसमें भी कुछ न कुछ इफेक्ट आएगा। जब ये नेफ्ताली बेनेट जो कि इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिका के द्वारा, और जो बाइडेन है उसमें जो सरकार बनी हुई है और लेफ्टिस्टों से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो मुझे ये शक है और ये डर है कि भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो उतने मधुर नहीं होंगे जितने कि जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में थे। तो अब ये आगे होने वाले डेवलपमेंट्स पे ये डिसाइड होगा कि किस तरह से भारत और इजराइल के रिश्ते डेवलप होते हैं या कायम रहते हैं, या उसमें थोड़ी नरमी आती है। गाइस, ये छोटा सा मेरा अटेम्प्ट था। ये जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ है इजराइल में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री पद छीन लेना, मुझे ऐसा लगता है भारत और इजराइल के रिश्तों पर एक असर पड़ेगा। और कितनी दूर तक असर पड़ेगा मेरे को लगता है वो डिसाइड होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों के ऊपर। जो ये कोएलिशन की सरकार है, क्या एक दबाव में आके काम करेगी या किस तरह से फ्रीली काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर अपने वो फार राइट विचारधाराओं पर ही चलते हुए यदि फलस्तीन सेटलमेंट को वहां से हटाते हैं और जेरूसलम पे फुल कब्जा करते हैं, तो क्या ये बात बॉयल होगी? क्या भारत का रुख रहता है यूनाइटेड नेशंस में? क्या ये वॉर की तरफ चीजें जाएंगी? क्या वो जो मुस्लिम्स वहां पे सेटल्ड है, क्या उन्हें उठा के गाजा में सेटल करेंगे? किस तरह से ये बातें डेवलप होंगी? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और मैं आपको वादा करता हूं कि इसे मैं कंटिन्यूअसली वॉच करूंगा और उसके ऊपर मैं कड़ी नजर बनाए रखूंगा। यदि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो जरूर मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। गाइस, वीडियोस में यही एंड करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ग्रो हो सकूं और मैं जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिले और मैं नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।